Shri Radhe, I hope my voice is loud and clear. So today's topic is fundamentalism. देखो यार, फंडामेंटलिज्म होता क्या है? बेसिकली आपको इन क्रक्स में मैं आगे समझाता हूँ इसका मतलब है क्या एक्चुअली, उसके बाद टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है. फंडामेंटलिज्म इज़ अ रिजिड बिलीव, मतलब एक ऐसा ठोस अपने धर्म के प्रति, अपने टेक्स्ट बुक्स के प्रति, अपने होली बुक्स के प्रति इतना अथाह विश्वास होना और किसी दूसरे साइंटिफिक एविडेंसेस पर विश्वास ना होना, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म पे को ही सर्वोपरि या सर्वश्रेष्ठ रखना इस फंडामेंटलिज्म. कोई उसका पीछे क्रिटिकल एनालिसिस ना होना, उसके पीछे कोई लॉजिक ना होना, ये सब पे फ़र्क नहीं पड़ता है. उनको फ़र्क पड़ता है बस अपने बिलीव, अपने सोवरिजिनिटी और अपना डोमिनेंस पर, है ना. तो किसी भी चीज़ पे अति सही नहीं है, लेकिन फंडामेंटलिज्म यही कहता है. ठीक है. वहीं पे इसके जस्ट ऑपोजिट है मल्टी कल्चरलिज्म, जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है. Multiculturalism accepts cultural diversity and also, मेरे डैश प्लीज़ ऐसा मत हो जाओ श्री राधे, क्यों आप मेरे को अपवित्र करना चाह रहे हो. हाँ, क्योंकि फंडामेंटलिज्म मैं बता दूं, दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग इट. मैंने 3 दिन पहले ये रिकॉर्ड की थी, उसके बाद ऑडियो नहीं था. वो 12:58 को मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था. सेकंड मैंने कल रिकॉर्ड की, जिसका बीच में दिखा रहा था, मतलब कि मैं क्या बताऊं, बीच में एरर आ गया. ठीक है. और दिस इज़ द थर्ड टाइम, इसीलिए नेशनलिज्म मैं अपलोड कर चुका हूँ श्री राधे, फिर डेविएट नहीं होता है. तो लाइक भाई ये स्क्रीन ऐसा क्यों हो जा रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अब टेक्स्ट में पढ़ते हैं. आई होप मैंने मतलब समझा दिया हूँ. मैं थोड़ा WPM बढ़ा देता हूँ, वर्ड्स पर मिनट. उसी फंडामेंटलिज्म refers to a rigid and strict adherence to traditional religious beliefs, doctrines and practices. ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव्स मतलब ऑर्थोडॉक्स कल्चर की, हाँ भाई बलि प्रथा हो रहा है तो सत्य है. मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया जाए. ठीक है. लेकिन मैं एक आपको समझा रहा हूँ. चूँकि मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूँ तो मेरे को एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे. मैं कामाख्या जी को मानता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो प्लीज़. ठीक है. डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन्स मतलब कोई प्रिंसिपल्स होगा. जैसे बताओ सती प्रथा. अब बताओ अगर राजा राम मोहन रॉय नहीं आते 1858, विलियम बेटनिक नहीं आते, तो भैया ये लॉ तो चलते रहा था. मतलब एक पुरुष मर गया तो उसके साथ उसकी पत्नी मतलब उस पे जल के मर जाए, मतलब ये हो गया तुम्हारा लॉयल्टी एंड डिवोशन फॉर द, कि मतलब उसका मल्टीपल पार्टनर्स ना हो या उसको शादी करने का अधिकार नहीं है. भाई विडो कब तक विडो रहेगी भाई. एक औरत का सबसे बड़ा स्वाभिमान उसका बेटा या बेटी होती है या उसका पुत्र होता है भाई, है ना. वो नारी है ही क्योंकि उनमें शक्ति मिला है प्रजनन का. ठीक है. लिटरली मतलब चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिकली समझो. महिला को सम्मान मिलना चाहिए यार. तो सती प्रथा चलता था, बताओ यार, है कि नहीं. बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ महिला सहती है यार जीवन में. ठीक है ना. तो इसीलिए ये जो ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रिन्स है, इसी को फंडामेंटलिज्म कहा जाता है कि भाई सती प्रथा सही है, चलने दो. कैसे सही है भाई. शिव जी के टाइम में सती जी जल गई तो मतलब तुम इसका लॉजिक समझ पा रहे हो. उसके पिताजी की वजह से, क्योंकि उसका पिताजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे चीज़ें. उसके पिताजी बोल रहे थे तुम कहाँ महादेव से विवाह करोगी, वो देखो मुंह में बुवाली पोते हुए हैं और क्या नाम है ये सब लटका के जो है चलते हैं, अपने झुंड को नंदी जी महाराज सबको लेके चलते हैं. और उसके पिता एक्सेप्ट नहीं कर पाए उनके प्यार को, तो सती जल के मर गई. भाई कोई भी लड़की अपने अंदर मर ही ना जाती है भाई, अगर पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो. समझ रहे हो. तो वो सती थी. फिर उन्होंने तपस्या किया, फिर पार्वती जी आई. कितने हजारों साल तक महादेव जी अपना एकांत थे, है ना. उसके बाद उनका विवाह हुआ. तो लिटरली चीज़ें समझो. वो सतयुग था, द्वापर त्रेता, ये कली. कली भी अब खत्म होके कलकी आएगा बाबू, है ना. तो सती प्रथा सती सतयुग के टाइम के था मेरा महाराज. एक्सेप्ट थिंग्स तो अभी चेंज होना चाहिए. मैं इसका अच्छा एक एग्जांपल समझाऊं. आर्टिकल 368, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब संविधान बना, जब 395 आर्टिकल्स उसमें आए, तो उसमें चेंजेस की आवश्यकता आई थी. एवोल्यूशन हुआ समय से, है ना. 1951 से अभी तक भाई, अभी तुम देख लो ना बाबू,
अभी तो कितना 2026 चल रहा है, तो मानते हो ना चेंजेस की आवश्यकताएं हैं, इसीलिए अमेंडमेंट्स होता है। इसीलिए हमें क्या है, फंडामेंटलिज्म को नहीं मानना चाहिए। जैसे आगे का चीज़ था उसमें इवोल्यूशन की आवश्यकताएं हैं, तो वैसे ही फंडामेंटलिज्म में अभी भी इवोल्यूशन की आवश्यकताएं हैं। बेसिकली मैं चीज़ें समझा रहा था कि क्या होता है फंडामेंटलिज्म, क्यों उसमें चेंजेस की आवश्यकताएं हैं, ठीक है, तो तुम समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि तुम लोगों को और इन डेप्थ समझा पाऊँ, ठीक है, और अपने ब्रेन के डॉट्स को भी जोड़ पाऊँ, ठीक है, आइटरेट कर पाऊँ चीज़ें। नाउ लुक, the term was firstly associated with certain Protestant Christian group in the early 20th century. It's not needed just to understand the concept. You can write it wholly or you cannot. आगे बढ़ते हैं। देखो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट भाई। फंडामेंटलिज्म generally emerges as a reaction against मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलरिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल चेंज। अब मैं समझाता हूँ फंडामेंटलिज्म का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, थोड़ा सा समझना बाबू। अच्छा बाबू बाबू मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाने के मेरा वो एक्सेंट बन चुका है बाबू, ठीक है ना, तो मेरे लिए सभी बाबू है, समझो यार। तो पॉजिटिव ये है कि मान के चलो, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो दूसरे रिलीजन की बात हो जाएगी। कि अभी मॉडर्न कल्चर में क्या है कि लोग भाई शॉर्ट्स पहनते हैं, अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्सपोजर, राधे राधे भाई राजीव जी, राधे राधे, तो शॉर्ट्स पहनते हैं और मतलब कि अपने बॉडी को एक्सपोजर करते हैं। अभी देखो रील्स बनती है, तो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स कल्चर क्या बोलते हैं कि भाई साड़ी पहन के रहो, कुर्ती पहन के रहो, या लिटरली मतलब भाई मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, लिटरली फंडामेंटलिज्म की इस एस्पेक्ट को, कि अपने सोशल हार्मनी या सोसाइटल एक्सेप्टेंस के लिए या कल्चरल थोड़ा सा डोमिनेंट होना चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि आप वो गलत चीज़ें जा रहे हो। तो मॉडर्नाइजेशन को के अगेंस्ट फंडामेंटलिज्म यहाँ रोल प्ले करता है। क्या समझा पा रहा हूँ मैं चीज़ें, है ना। हमारे हिंदू कल्चर बोलते हैं कि भैया साड़ी पहन के रहो, मंदिर जाओ या कोई बड़ा आए तो थोड़ा पल्लू कर दो। भाई पल्लू मतलब इतना भी नहीं, इतना तो राजस्थान में होता है भाई, कम से कम उसके ऊपर तो लगा लो, है ना। लाइक तुम समझ पा रहे हो ना चीज़ें, मतलब मैं पॉजिटिव चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटलिज्म जनरली इमर्जेस एज अ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलरिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल चेंज। ये चारों याद कर लेना, ठीक है, MSGC। अच्छा फंडामेंटलिज्म का मीनिंग तो मैं ऐसे समझा ही दिया हूँगा, लेकिन थोड़ा सा और 3 पॉइंट देख लेते हैं कि फंडामेंटलिज्म इज एन आइडियोलॉजी और मूवमेंट दैट सीक्स टू प्रिजर्व एंड रीस्टोर व्हाट इट कंसीडर्स द फंडामेंटल और ओरिजिनल प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन और ट्रेडिशन। देखो फंडामेंटलिज्म को अगर तोड़ोगे तो एक होता है फंडामेंटल और इज्म। फंडामेंटल मतलब जो उनका सिद्धांत है वही फंडामेंटल ट्रूथ है, उसको छोड़ के और कोई ट्रूथ है ही नहीं। तो देखो फंडामेंटलिज्म विश्वास यह करते हैं, फिर राधे राधे, ठीक है, कि रिलीजियस टेक्स्ट्स आर एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब उनका जो होली बुक है वही सत्य है, बाकी कोई सत्य है नहीं, विदाउट साइंटिफिक एविडेंस और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। सोसाइटी शुड फॉलो डिवाइन लॉज एंड मॉरल कोड्स, ठीक है, मतलब मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ बाबू, अगर इतना ही फॉलो करना है तो शरिया यहाँ फॉलो किया जाए, चोरी करने से हाथ जो है कट दिया जाए, है ना। दुबई तो है नहीं, दुबई का लॉ जानते हो ना बाबू। तो मॉडर्न सेक्युलर वैल्यूज़ ऑफन करप्ट सोसाइटी। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको मैं उनके धर्म ग्रंथ को अपमान नहीं कर रहा हूँ इस्लाम के, मतलब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ बाबू, समझ लेना, ठीक है ना। इट्स नॉट कि मैं तुम्हारे धर्म को ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कदापि नहीं है, ठीक है। मैं मल्टी कल्चरलिज्म में विश्वास मानता हूँ, मैं सभी धर्मों को यूनिटी मतलब मानता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न सेक्युलर वैल्यूज़ ऑफन करप्ट सोसाइटी, तो ये मानते हैं कि अभी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं ये उनके सिद्धांत को कहीं ना कहीं ऑप्रेस करते हैं, तो वो इससे अगेंस्ट में रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रुक। नो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटलिज्म, देखो है क्या, ये कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ना, वो रिनाउंड रिलीजियस हिस्टोरियन है। वो कहते हैं कि ये मॉडर्निटी और सेक्युलरिज्म, ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल चेंज के डिफेंस मैकेनिज्म पे फंडामेंटलिज्म काम करता है। दैट मीन्स सेक्युलरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल चेंज और मॉडर्निटी, ये इसको डिफेंस मैकेनिज्म में फंडामेंटलिज्म काम करता है। समझाने के लिए मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई ओसीडी नहीं है, कम ऑन, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद कर सकते हो। करन आर्मस्ट्रॉन्ग आर्ग्यूड एंड स्टेटेड दैट इट एक्ट्स एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म
अगेंस्ट मॉडर्निटी, ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल चेंज एंड, भाई ठीक है ठीक है, मैं खुद ही याद कर रहा हूँ बेसिकली। अच्छा, नाउ सी, सो बी सी सी पी आर, नेमोनिक्स इसका ये है, ठीक है। अभी आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। भाई F11 क्यों नहीं होता है मेरे लैपटॉप में यार? F11 होना चाहिए ना। देखो, फंडामेंटलिज्म में कुछ याद ना रहे, ये याद रहना चाहिए, सो बी सी, सो भालो छेले सी पी आर, है ना? समझ रहे हो ना भाई? मैं अच्छा चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को कंस्ट्रक्टिव लिया जाए, ठीक है भाई। भाई एक सेकंड, दिस शुड बी हाईलाइटेड, इजंट इट? वो डैश, भाई डैश क्या करता है तू यार? ये काम ढंग से नहीं कर पाता यार। हाँ यस यस भाई, अब मज़ा आएगा ना भाई। मैं देखो कितना अच्छा लड़का हूँ भाई, मैं घंटा अच्छा लड़का हूँ भाई। इस कलयुग में कोई अच्छा है नहीं, बस हम सोचते हैं हम अच्छे हैं। अगर मैं कुछ गलत काम कर नहीं रहा हूँ लेकिन मैं उसके बारे में अगर सोच रहा हूँ तो भी तो मैं पल्यूट हो गया ना। फॉर थिंक लाइक कि मैं कुछ गलत कर नहीं रहा हूँ बट मैं सोच रहा हूँ ना, मैं गलत हूँ ना भाई। मेरे थॉट्स ये कहते हैं, जब तक तुम अपने थॉट के लेवल पे अपने आप को प्यूरिफाई नहीं कर सकते, डिवाइन नहीं बन सकते, तब तक तुम अच्छे हो नहीं। पाप आत्मा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आई थिंक अबाउट थिंग्स ना विच आई शुड नॉट। F11 हो गया, श्री राधे। नो सी, सो बी सी सी पी आर ये कहता है कि एस का मतलब स्ट्रिक्ट अडियरेंस टू रिलीजियस टेक्स्ट, ओ अपोजिशन टू मॉडर्निटी। हम लोग ने जो डेफिनेशन में याद किया है वही चीज़ें हम फीचर्स में बताएंगे। तो एस से स्ट्रिक्ट अडियरेंस टू रिलीजियस टेक्स्ट, ओ से अपोजिशन टू मॉडर्निटी, बी से बिलीव इन एब्सोल्यूट ट्रूथ, सी से कंजर्वेटिज्म एंड ट्रेडिशनलिज्म, फिर सी से कलेक्टिव आइडेंटिटी, पी से पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड आर से रिजेक्शन टू प्लूरलिज्म। मैं इस सारी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ बताता हूँ, मैं यहीं से बता सकता हूँ लेकिन मैं नीचे आता हूँ ताकि आपको कुछ और पॉइंट्स छूट ना जाए। तो स्ट्रिक्ट अडियरेंस टू रिलीजियस टेक्स्ट मतलब टू बिलीव इन देयर ओन सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। बस एक लाइन लिख सकना है, ठीक है ना? मतलब जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है उनकी होली बुक में, उनको ही मानना। वो इस ऑपोजिशन टू मॉडर्निटी मतलब अडेप्ट नहीं होना, ज़ीरो अडेप्टेबिलिटी, है ना? कंजर्वेटिव थॉट्स एंड ऑर्थोडॉक्स कल्चर को ही रखना, अडॉप्ट नहीं करना। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि बाबू इंडिपेंडेंस के टाइम से अभी तो गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, अभी तो बढ़ा है ना, अभी तो स्थिति चेंज हुई है ना। तो स्थिति अगर तुम्हारा स्टैटिक नहीं है, स्थिति अगर तुम्हारा रिलेटिव है, तो बाबू जो रूल्स एंड पॉलिटिकल लॉज बने हैं उसमें भी तो अमेंडमेंट्स लाना पड़ेंगे ना, क्योंकि वो स्टैटिक कैसे हो सकता है? अभी भी तुम HCV अगर उठाओगे, अभी भी तुम अपने फिजिक्स के टेक्स्ट बुक को देखोगे तो या मैथ्स के, मैं अभी 9th 10th पढ़ाता हूँ, तो उसमें देखना कि 2 रुपए में इसने ये शर्ट दिया, 3 रुपए में उसको वो मिला। भाई टेक्स्ट को अपडेट करो, 2 रुपए में कहीं शर्ट मिलता है नहीं, ठीक है ना? तो लाइक चेंजेस की आवश्यकताएं पड़ती है फंडामेंटलिज्म में। तो ये फंडामेंटलिज्म क्या कहता है? ऑपोजिशन टू मॉडर्निटी। भाई मुझे मॉडर्न बनना ही नहीं है, मुझे अपने ही डैश को लेके चलना है और डैश डैश करना है। समझ रहे हो ना? एक नंबर का डैश है ये फंडामेंटलिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लुक, बिलीव इन एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब कि खुद का ही राम राम और दूसरे का नाम नाम, ठीक है ना? मतलब इसका मतलब यह है कि बिलीव इन ओन आइडियोलॉजी एंड रिलीजन अलोन रिप्रेजेंट्स द ट्रूथ एक्सेप्ट ऑल आर फॉल्स। मतलब इट्स नॉट कि फॉल्स बट दे डोंट बिलीव, दे बिलीव कि भैया मेरा ही जो है सो है, आपका कुछ नहीं। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, देखो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि भाई तुम लिख कैसे रहे हो आंसर्स को। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बहुत स्लाइट मार्जिन होता है चीज़ों को इंटरप्रेट करने में, कंपाइल करने में और फिर प्रिंट करने में। कंजर्वेटिज्म एंड ट्रेडिशनलिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब कि आप समझ रहे हो ना, पुराने ऑर्थोडॉक्स थिंग, ऑर्थोडॉक्स कल्चर जो चले आ रहे हैं, है ना?
लॉन्ग एकदम, जो समझ लो कि इन्फिनिटी से चले आ रहे हैं, है ना, और इन्फिनिटी तक चले जाएंगे वैसे चीज़। तो लाइक फैमिली वैल्यूज़, रिलीजियस कस्टम्स, कि हाँ भैया हमारे समय में जो है, मैं तो ये बिहार में बहुत गुस्सा उठता है, मैं आई आई लिटरली हेट दैट कल्चर। भाई अभी भी गांव में लाइक इतना पल्लू करके लोग रहते हैं। भाई पल्लू उठाओ, आंख में आंख देख के बात करो। भाई मैं चोरी क्या हूँ क्या? मैं तुम्हारे आंख में आंख ढक के क्यों नहीं बात करूंगा? भाई महिला भी है तो भाई स्ट्रेट लुक इनटू द आईज एंड टॉक टू द पर्सन। भाई मेरा थॉट ये कहता है, क्योंकि तुमने तुमने ज्ञान के लेवल पे उससे ज़्यादा अचीव करके रखा है, तो यू शुड टॉक इन फ्रंट, मतलब आंख में आंख डाल के कि भाई यू कम इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी विल बैटल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन विच आई पोजेस एंड द अमाउंट ऑफ नॉलेज विच आई हैव। तो भाई ऐसा होना चाहिए। हमें अभी भी बिहार में है कि भाई आंख नीचे करके बात करो सबसे। भाई आंख में आंख डाल के बात करो, ठीक है। देखो अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा यहाँ देखूँ, बस टॉपिक का नाम देखूँ और पूरा बोलते जाऊँ, ठीक है। ना सी कलेक्टिव आइडेंटिटी। यार मैं पूरे दिन किसी से बात नहीं करता हूँ ना, तो मन करता है किसी से बात करें, इसलिए मतलब लिटरली मैं यूट्यूब खोला हूँ कि एटलीस्ट मुझे ऐसा तो फील होगा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब सच बता रहा हूँ यार, सच, ये मेरे मन की पीड़ा है। अच्छा, कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब कि देखो, अगर एक समाज में भाई मेरे को अकबर का याद आ रहा है, ठीक है। अकबर का इसलिए याद आ रहा है कि उसका तो वो था ना महेश दास बिरबल, ठीक है। तो वो दीन इलाही बनाया, तो पर्शियन में भगवत गीता को ट्रांसलेट करवाया, अपना गुरु ग्रंथ साहब को ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में, अपना जो ये क्या नाम है बाइबल को ट्रांसलेट करवाया। और अकबर यार कितना सोशली स्ट्रॉन्ग बंदा था, आइडियोलॉजी समझो अकबर को, मतलब मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लिटरली सोचो 1526 के मतलब उस टाइम की, है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर का मैं बात कर रहा हूँ कि उसको था कि इस सोसाइटी में चेंज लाना है, तो उसने क्या किया कि एक बंदे को उठाया और दीन इलाही बनाया। दीन इलाही बनाने के बाद वो बोला कि भाई लोग जोड़ो, लोग जोड़ो, लोग जोड़ो, ताकि लोग आप पे विश्वास करें, आप लोगों को एकत्रित करो, ठीक है। तो ऐसे करके वो अपना दीन इलाही बनाकर अपना चीज़ों को फैलाने लगा विस्तारित रूप में। अब इसमें कलेक्टिव आइडेंटिटी कहाँ आता है? देखो अकबर के पास क्या था कि अकबर के पास ना मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसके पास एक पर्टिकुलर जनता का। तो वो अपना बनाया और जनता को भी विश्वास दिलाया कि आप सभी इसमें आइए, इसमें आइए और यूनिटी को स्ट्रेंथन कीजिए, ताकि वो अकबर अकबर उस पर डोमिनेंस कर पाए कि हाँ बाबू ये मैं बनाया हूँ और आप इसके अंदर आइए और जुड़िए, ताकि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, ताकि तुम अकबर बोलो, ताकि तुम मतलब मेरे शरण में रहो और मैं तुम्हें डोमिनेट करके इस राज्य को चला पाऊँ। मतलब वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक पॉइंट है उसका। दूसरा पॉइंट है सोशली वेलफेयर करने के लिए। तीसरा पॉइंट है कि लोगों को ऑल डिसेंट्रलाइज फॉर्म में कल्याण करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, ये भी था। लेकिन उसका एक पॉइंट ये था कि लोगों के ऊपर डोमिनेंस करके एक कलेक्टिव आइडेंटिटी उनको दे दे कि भाई तुम मेरे शरण में हो, ठीक है। इस्लामिज्म को तो फॉलो करता था नो डाउट, वो एक तो फैनेटिक मुस्लिम था, उसके आगे वाला, समझ रहे हो ना, फैनेटिक मुस्लिम समझते हो ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन अकबर नहीं था, अकबर वॉज समवन की भाई वो एक्सेप्ट करता था। भाई उसको क्या ज़रूरत थी भगवत गीता पढ़ने की, तुम मुझे बताओ, क्या ज़रूरत थी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने के लिए, क्या ज़रूरत थी बाइबल, द होली बाइबल को पढ़ने की? क्योंकि वो जानता था कि ये होली टेक्स्ट है, इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। तो वो अपना इन सब से सीख के अपना जो है बनाया। भाई पॉलिटिकल एक्टिविज्म एक्चुअली क्या है ना कि अब इतना आ चुका है ना कि मतलब मेरे को मन करता है मैं सब पढ़ा दूँ, ठीक है। पढ़ाऊँगा, बाकायदा पढ़ाऊँगा मैं। पॉलिटिकल एक्टिविज्म क्या होता है? लुक, पॉलिटिकल एक्टिविज्म मतलब कि आपके अंदर जब यूनिटी आ गई लोगों के बीच में, तो आप एक ह्यूज क्राउड को इन्फ्लुएंस करने का ताकत रखते हो। मेरे बात समझ पा रहे हो? कि मान के चलो कि अकबर का ही मैं समझाता हूँ। अकबर क्या किया था कि डोमिनेट कर लिया इतने इसके अंदर जो लोग आते हैं। अब वो क्या किया ना, ही इज अ बंदा जो इन्फ्लुएंस कर सकता है ये पूरे अपने रेडियस को, और फिर यहाँ से भी लोग इसके रेडियस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो यहाँ का लोग और यहाँ का लोग ऐसे करते करते वो पूरा मास को इन्फ्लुएंस कर पाएगा और अपना एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म। एक्टिविज्म मतलब कि ये एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट के फॉर्म में, वायरस के फॉर्म पे ये पूरा जो है एक हब एंड स्पोक मॉडल होता है ना मैनेजमेंट में, तो वो कर पाएगा। भाई मैं एमबीए का भी कहाँ बोल दिया, मैंने टेक्स्ट पढ़े हैं। मैं साइंस से हूँ तो क्या हुआ, पूरा कॉमर्स का किताब लेके रखा हूँ घर पे। मैं उस टाइम ही ख़त्म कर दिया था लॉकडाउन पे।
बस अकाउंट्स नहीं कर पाया। बाबू अकाउंट्स में बैलेंस शीट वगैरह मिलाना पड़ता है, मेरे को समझ आया नहीं, ऊपर ऊपर से चला गया। तो BST बिजनेस स्टडीज़, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, फिर लेके सब साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, ख़त्म। लेवल 12 का टेक्स्ट है मेरे पास। हाँ, क्या क्या लिखा हूँ? हंसते हंसते जीना सीखूं, कर्मयुक्त धर्म के साथ। क्या बात है अमरीश! अरे मैं ऐसे ऐसे चीज़ें ना लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरे अंदर क्या खासियत है, यही खासियत है। ठीक है। और मैं ये क्या और मैं ये क्या सोच के लिखा था? प्रिय को सोच के लिखा था। कौन है प्रिय? प्रिय इज एन इमेजिनरी concept which is drawn by me to literally create a boundary in myself, to isolate my thoughts and concentrate on literally oneness of all. Understood? कि भाई मैं एक ही चीज़ के बारे में सोचूं, क्योंकि अगर मन को आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं करोगे ना, देन मन विल थिंक कि भाई मैं ये भी सोचता हूँ, मैं ये भी ट्राई करता हूँ, मैं उस पर भी जाता हूँ, इसको भी देखता हूँ, उसका ये भी करता हूँ, फिर यहाँ से वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, ये सोचता हूँ, पता करता हूँ। वननेस, एक चीज़ रखो भाई जीवन में सिद्धांत कि हाँ भाई ये एक फिगर है, बस। अब प्रिय के आइटरेट होते रहो, थॉट्स कुछ होना ही नहीं चाहिए, कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, तो भाई बस इस पे ही आइटरेट रहो। तो क्या है कि तुम इस पे जितना समय दे रहे हो ना, किसी और चीज़ पे उतना समय नहीं दोगे। खैर मैं कहाँ चला गया ना, रुक। रिजेक्शन टू प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म क्या है ना कि इसका डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि pluralism is a certain part of multiculturalism where diverse societal system या diverse political groups या diverse cultural groups या diverse institutional groups या diverse डैश डैश ग्रुप्स, सभी के आइडियोलॉजीज को हम एक्सेप्ट करें और को एग्जिस्टेंस में सोसाइटी में रहे। बेसिकली इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, जहाँ हम प्लूरलिज्म को एक पार्ट पढ़ते हैं। तो प्लूरलिज्म कहता है कि जितने भी कल्चरल सोसाइटी है, डिस्टिंक्ट ग्रुप है, वेलफेयर सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका को एग्जिस्टेंस हो और सबका वैल्यूज़ को सोसाइटी में एक्सेप्ट करके हम लोग साथ में रहें। बेसिकली ये बताता है कि समाज में सामंजस्य बनाए रहें, जिसको ये डैश का डैश का डैश का डैश फंडामेंटलिज्म रिजेक्ट कर देता है। बोलता है कि बाबू जो हूँ मैं ही हूँ और आप हो ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे वर्गीय समाज के लोगों को बांग्लादेश में फेंक देना चाहिए, ठीक है ना, बस। और बॉर्डर को सील करके कोरोना फैला देना चाहिए, एक बार में स्वाहा हो जाएगा, बायो वॉर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नौसी। और कुछ था क्या? श्री राधे, और तो कुछ था नहीं। ओके, कॉजेज ऑफ फंडामेंटलिज्म। देखिए यार, मेरा जो क्लास है ना बहुत इंटरेक्टिव है, मैं कहीं पढ़ा सकता हूँ बढ़िया जगह, ठीक है ना, लेकिन यूट्यूब में शायद लोग बोर हो जाएं। मैं एट द एंड ऑफ मतलब मेरा ये प्लान भी यही है, पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, और भी बढ़िया पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरेक्टिव रख सकता हूँ अपना सेशन को। अच्छा, कॉजेज ऑफ फंडामेंटलिज्म। देखो यार, कॉजेज यह है कि मॉडर्निटी को मतलब एक्सेप्ट ना करना, अगेंस्ट मॉडर्निटी को रहना, ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, बस यही जो आगे अपन पढ़े थे। ये इट अपोजेस मल्टीकल्चरलिज्म। देखो मल्टीकल्चरलिज्म यहाँ भी आ गया, विच सपोर्ट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल को एग्जिस्टेंस एंड शेयर्ड कल्चर। ये तीनों में समझा दिया हूँ प्लूरलिज्म में, क्योंकि मेरे को याद हो गया है ना। मैं सच बताऊँ, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटलिज्म ना, ये मैं तीसरा बार पढ़ा रहा हूँ, ये मैं कह ही दिया हूँ, तो मुझे याद हो गया ये चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, इनको ये बहुत अच्छा पॉइंट मैं लिखा हूँ, पता है, ये मैं ही लिखा हूँ, ये पॉइंट मैं ही लिखा हूँ, जिसमें फंडामेंटलिज्म में इनको ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से भी खुंदस है। मतलब ये डैश के डैश के डैश के डैश, ठीक है, ग्रीन मैंगो मोर, ये कहते हैं कि जो करना है हमारे लिए करो और किसी दूसरे वर्ग ऑफ सोसाइटी का कल्याण नहीं होना चाहिए, जिसमें ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को, जो बोलता है जस्टिस इज सर्व्ड when it works in the when it works for the minority where majority is in dominance। क्या मैं समझा पा रहा हूँ?
सर मैं समझा तो रहा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा डीप चला गया क्या? अच्छा, अब भाई मैं तो और कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो अभी तो मैं तीन मतलब भाई आई थिंक 4-5 लाइन और लिख सकता हूँ इसके बारे में। मैं लिटरली कह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पॉजिटिव एस्पेक्ट तो सबको पता है यार। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें क्या है कि एक ही पॉजिटिव दिख रहा है जिसमें आप अपना ना, जैसे बुरखा वाला, सॉरी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो लोग टिप्पणी करेंगे। पल्लू वाला सिस्टम को हटाना, तुम समझ रहे हो? सॉरी, हॉट बेल्ट वाला सिस्टम को हटाना। भाई बॉडी दिखा रहा हूँ कि हाँ देखो मेरा बॉडी, देखो भाई, देखो खाली खाली जो है मैं, जो है क्या नाम है, पूरा बैकलेस पहन के जो है नाचूंगी सब जगह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वुमेन फेमिनिज्म, देखो यार फेमिनिज्म भी एक टॉपिक है जिसमें जिसमें क्या है कि वो फीमेल राइट्स को सपोर्ट करती है जहाँ मेल डोमिनेशन में है। वो कभी ये नहीं कहती कि मेल को मैं ऑप्रेस करके फेमिनिस्ट बनूंगी। तो समझो फेमिनिज्म का अभी डेफिनेशन यही कि मैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी में फीमेल के राइट्स को प्रोटेक्ट करूंगी, ये नहीं कि डोमिनेट करके माथा में नाचूंगी। ठीक है, फेमिनिज्म तो चलता है घर में, जब जानते हो ना घर में फेमिनिज्म ही चलता है। भाई लड़कों लोग का चलता नहीं है, सब आंटी जी लोग का चलता है, उनके अंकल जी पे। ठीक है ठीक है भाई, चलो यार। भाई मेरे घर में फेमिनिज्म ही चलना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन तो फीमेल घर पे ही रहती है। अगर उसके 4 बात सुन के अगर चुपचाप नहीं बैठ सकते तो भाई आई थिंक तुम्हारा मेल होने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। मेल का मर्दांगिनी तभी बनता है जब आप अपने घर में हम्बल हो। ठीक है, अपने घर में अपना डोमिनेशन नहीं दिखा रहे हो, हम्बल बन के रह रहे हो, चुपचाप रह रहे हो, सह रहे हो चीज़ों को। दैट इज़ मेल डोमिनेंस, लिटरली दैट इज़ मेल डोमिनेंस विच आई स्टेट एंड आर्ग्यू इन द कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म। कॉफ़ी है कॉफ़ी, आज स्प्राइट पी लिया। कब पिया? मैं 8:30 बजे। ओके, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटलिज्म की आईईटीजी। आईईटीजी क्या होता है? इनटॉलरेंस, एक्सट्रीमिज्म, टी से टी से थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड जी से जेंडर इनइक्वालिटी। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इनटॉलरेंस होना, मतलब लोगों में अहिष्णु क्या नाम है, मतलब अप्रेस हो जाना। ठीक है, दूसरे आइडियाज़, रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ, मतलब विश्वास ना होना, मतलब सहना नहीं। ठीक है ना। एक्सट्रीमिज्म मतलब ब्लास्फेमी तो नहीं है, बट एक्सट्रीमिज्म मतलब कि खुद का ही खुद, दूसरों का कुछ नहीं, खुद का ही डेवलपमेंट, दूसरों का कुछ नहीं, मतलब फेनेटिज्म हो जाना। फेनेटिज्म ये ना होता है ना भाई, ये होता है ना वोकैबुलरी, फेनेटिज्म। मेरे को याद आ रहा है लूसेंट का वो लाइन, फेनेटिक मुस्लिम एंड डेविएट मुस्लिम, मतलब कि वो इस्लामिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ लिखा हुआ था वो उस किताब में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। थ्रेट टू डेमोक्रेसी, बिल्कुल डेमोक्रेसी पे तो थ्रेट है ही भाई। तुम सेक्युलरिज्म दिखाई नहीं रहे हो, सेक्युलरिज्म को डायरेक्ट तुम ये कर रहे हो, है ना। तुम क्या नाम है, तुम लिबरल थॉट्स वाले आदमी हो कि इंडिविजुअल लिबर्टी ही सब कुछ है, तो भाई तुम तो कर ही रहे हो ना भाई। तुम सोशलिज्म में है ही नो, सोशल बिलीफ को मान ही नहीं रहे हो। ठीक है ना, तुम इक्वलिटी में है ही नहीं, तुम लिबरल हो, तुम सेक्युलर नहीं हो, तुम सोशल नहीं हो, तुम क्या नाम है, समझ रहे हो ना, तुम ऑपरेस कर रहे हो बेसिकली। तो डेमोक्रेसी पे तो थ्रेट है ही। तुम प्लूरलिज्म को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तुम वीकेंड कर रहे हो इस देश के इकोनॉमी को, तुम इस देश के क्या नाम है, जो यूनिटी है उसका थ्रेट हो तुम। तो भाई थ्रेट टू डेमोक्रेसी तो है ही। जेंडर इनइक्वालिटी बिल्कुल, तुम अपने ही क्या नाम है उसके अंदर रह रहे हो, तो तुम जेंडर इनइक्वालिटी तो कर ही रहे हो। तुम जैसे कि क्या लिखा है, सम फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट अपोज जेंडर इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, बिल्कुल तुम कह रहे हो। अभी मैं मुलाला हौफाजाई, क्या नाम है, अफगानिस्तान वाला, पता है ना कि वो लड़की 13 साल की लड़की जिसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, वो क्या बोली थी? गोली मारना है मार यहाँ गोली, लेकिन मैं पढ़ूंगी। क्योंकि उसमें था अफगानिस्तान में वो कि भाई वो फीमेल को पढ़ने नहीं देते थे, वो फंडामेंटलिस्ट व्यू के थे। मलाला हौसफजाई को वो ये मलाला उसके बारे में पढ़े हो ना। मैं याद है मेरे को, जब मैं क्लास 10th में था तो हम साइंस सेंटर जाया करते थे। तो वहाँ पे एक सिटी सेंटर है, उस सिटी सेंटर में एक लाइब्रेरी है क्रॉसवर्ड।
तो वहाँ बैठ के मैंने 1.5 घंटे मलाला यूसुफ़ज़ई का किताब पढ़ा था, जिसमें ये सब चीज़ें का वर्णन था कि वो बोली थी कि मतलब जो है कि वो एकदम सीधे खड़ी थी। वो मलाला को ढूंढ रहे थे सब, क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन बनी थी। वो बोली थी मैं स्कूल जाऊंगी, किसी का माई के लाल में दम है तो रोक के दिखाओ। उसका बस जा रहा था, उसके बस जाते जाते उसके सामने से अब वहां से कोई आदमी आया और बोला कौन है मलाला। वो बोली मैं हूँ मलाला। तो वो बोली कि तुमको हम उड़ा देंगे। वो बोली कि उड़ाना है उड़ा। यहाँ यहाँ बंदूक लगा था, यहाँ अब मारा गोली, छेद के निकला कान। है ना, ये होता है भाई। तो फंडामेंटलिज्म का मैं एक बहुत बड़ा आपको सिद्धांत बता रहा हूँ, है ना, मलाला वाला एग्जाम्पल। खैर 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 काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल क्लास हो गया। ठीक है भाई, ये वीडियो 30 मिनट का बन चुका है क्या? भाई मेरे अंदर कितना बात है बात करने को, लेकिन लोग नहीं है ना। सेम थॉट्स वाले लोग होते तो मैं कितना कुछ बात कर सकता था। खैर खैर, अच्छा, तो भाई कंक्लूजन में कुछ नहीं लिखना है, कंक्लूजन छोड़ दो। कंक्लूजन डिपेंड करता है कि भाई तुमको टॉपिक समझ में आया बाबू कि नहीं आया। कंक्लूजन कोई कोई कभी कंक्लूजन याद नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ। मतलब ये मेरा आइडियोलॉजिकल बिलीव है, ठीक है, कि यू शुड नेवर लर्न कंक्लूजन, बिकॉज you conclude in your way of understanding the concept. You cannot conclude to when you learn something. It's all your mental sense. Otherwise it's all nonsense. ठीक है, करेन आर्मस्ट्रॉन्ग का याद रखना है कि वो फंडामेंटलिज्म को बहुत ज़्यादा मतलब कि अगेंस्ट था मॉडर्निटी के। तो ये था, ठीक है। खैर, तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और मेरा ये इंटरेक्टिव क्लासेस अगर अच्छा लगे तो भी बताना, नहीं लगे तो भी बताना, क्योंकि आई थिंक कि अगर लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो वो ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। श्री राधे।